अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दरसुल अव्वल यानी सबक नंबर 1 का आगाज़ करते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अरबी ज़ुबान का पढ़ना क्यों ज़रूरी है और अरबी ज़ुबान में ऐसी क्या ख़ास बात है जो हमारे लिए ये ज़ुबान बहुत अहमियत की हामिल है। अरबी ज़ुबान एक कदीम ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अस्मा का इल्म सिखाया और इंसान को फ़रिश्तों पर फजीलत बख्शी। इसी इल्म की बिना पर इंसान को फ़रिश्तों पर फजीलत बख्शी। रिवायात से साबित होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जिस ज़ुबान में इल्म सिखाया गया वो भी अरबी ज़ुबान ही थी। अरबी ज़ुबान की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला का आखिरी कलाम यानी कुरान मजीद, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और क़यामत तक के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है और इसी के ज़रिए से हमें आखिरत की कामयाबी जो है वो हासिल होगी। इस कलाम पाक को अल्लाह ताला ने इसी अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले जन्नत की ज़बान भी अरबी ही है। कुरान और हदीस का इल्म बंदा मोमिन की मेरास है, यानी अगर हमें अपनी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करनी है और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल होना है तो हमें कुरान और हदीस का इल्म सीखना पड़ेगा, जो कि हमारे पास अरबी ज़ुबान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म की अताअत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मोमिनीन में मुंतकिल होती चली आ रही है। ये जो हमारे पास कुरान और हदीस की मिरास है ना, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म की अगर हमें अताअत करनी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत को मुकम्मल तौर पर समझना है और इस पर अमल करना है, तो ये कुरान और हदीस जो है ये अरबी ज़ुबान में है और ये मोमिनीन तक मुंतकिल होती चली आ रही है, जिसका सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। कुरान और हदीस के सही फ़हम के लिए अरबी ज़ुबान का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने सबक नंबर 1 का आगाज़ करते हैं और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सबक नंबर 1 है ये इसम इशारा करीब, इसके अंदर आपको सबसे पहले सिखाया गया है कि इसम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है। इसम वो लफ्ज़ जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। तो जब हम अरबी ज़ुबान में किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि ये एक किताब है तो इसके अरबी अल्फाज होंगे हाज़ा किताब, यानी हम ये लफ्ज़ के लिए हाज़ा का इस्तेमाल करेंगे। ये जिस लफ्ज़ से हमने इशारा किया वो लफ्ज़ क्या होगा, इसम इशारा। और जब हम करीब की चीज़ की तरफ इशारा करेंगे तो उस लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे, इसम इशारा करीब। और मुज़क्कर और मुअन्नस इसके अंदर ज़रा मुख्तलिफ इस्तेमाल होता है। सबक नंबर 1 में हम सिर्फ मुज़क्कर का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, तो हम इसी को अपने सामने रखते हैं। जब सबक नंबर 2 का आगाज़ करेंगे तो उसके अंदर हम मुअन्नस के बारे में मज़ीद मालूमात जो हैं वो देख लेंगे। इसके अंदर मज़ीद जो आप 2 लफ्ज़ सवालिया लफ्ज़ पढ़ेंगे वो होंगे माँ और मन। माँ, इस लफ्ज़ से किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। मसलन आप कोई चीज़ देखते हैं और उसके बारे में पूछते हैं ये क्या है, ये तो आपने उर्दू में पूछ लिया, लेकिन अगर आप यही बात अरबिक में कहेंगे तो क्या लफ्ज़ के लिए आप माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे माँ हाज़ा, ये क्या है। और इसी तरह जब किसी इंसान के बारे में आप ना जानते हों, किसी अजनबी को देखें और उसके बारे में आप दूसरे फ़र्द से ये पूछना चाहें कि ये कौन है, तो ये जो कौन लफ्ज़ आपने इसमें इस्तेमाल किया, इसके लिए हम अरबिक में मन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मन हाज़ा, ये कौन है। माँ हाज़ा, ये क्या है, यानी ज़ाहिर है हम ये किसी चीज़ के बारे में कहते हैं। इंसान के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है, उसके बारे में तो हम यकीनन यही पूछेंगे ये कौन है। तो कौन के लिए अरबी का जो सवालिया लफ्ज़ मन है वो इस्तेमाल होगा। तो आप ये सबक पढ़ने से पहले आपने इसके कवायद जो आपके सवा नंबर 10 पर दिए गए हैं इनको याद करना है। आप इनको इस्तिलाहें कह लें या इसको अरबी के कवायद या ग्रामर, जो भी आप इसको नाम दें, लेकिन आपको इस सबक पढ़ने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि इसम इशारा क्या है, मुज़क्कर क्या है, कायदा इसमें आप हाज़ा का याद करेंगे, माँ और मन, इन तीनों लफ्ज़ों का आपको कायदा याद करना होगा। और इसमें मैं साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आपका पेपर पैटर्न जो है उसके अंदर कायदे का अलग से सवाल आता है। आप क्योंकि पहली दफ़ा अरबी को पढ़ रहे हैं 6th क्लास में आकर,
तो इसमें आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। इसमें सबसे पहले तो आपके पास एक सवाल आ जाता है कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिनको आप MCQs कहते हैं। ये कवायद और अल्फाज मानी जो हैं वो ज़्यादातर MCQs की सूरत में आ जाते हैं। और इसके अलावा अल्फाज मानी का अलग से भी सवाल होता है, कवायद का भी अलग से सवाल दिया जाता है। जैसे आपको कहा जाए कि दर्ज़ेल कवायद की तारीफ़ करें या दर्ज़ेल कवायद के बारे में बताएं, और उसके अंदर आगे आपके पास अल्फाज लिखे हुए हों हाजा, माँ और मन, यानी इस तरह के जो भी आप कवायद पढ़ेंगे उनके बारे में, इसलिए इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास इसी सबक में सफ़ा नंबर 10 पर अल्फाज मानी दिए गए हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। हाजा, ये अब इसके सामने देखें ब्रैकेट में लफ्ज़ मुज़क्कर लिखा हुआ है। जैसे हम उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस का इस्तेमाल करते हैं, जो जिन्स के लिहाज से होते हैं वो तो सब पर वाज़ेह ही हैं। जैसे मर्द, औरत, लड़का, लड़की, अम्मी, अब्बू, बेटा, बेटी, ये तो सब पे वाज़ेह हैं और ये हर ज़ुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस एक से ही होते हैं। लेकिन चीज़ों के इस्तेमाल के लिहाज से अहले ज़ुबान की अपना ही अंदाज़ होता है। हम लफ्ज़ किताब को मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरब लोग इसको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं आपको मुज़क्कर और मुअन्नस की छोटी सी एक पहचान बताती चलूँ कि मुअन्नस अल्फाज की पहचान जो है वो ये है कि उनके आखिर में गोल ता, ज़्यादातर अल्फाज के आखिर में गोल ता आती है। अगर किसी भी चीज़ के नाम के आखिर में गोल ता आ रही है तो इसका मतलब है कि वो लफ्ज़ मुअन्नस है, वरना वो मुज़क्कर होगा। जैसे ये जो हमारा सबक नंबर 1 है, इसके अंदर बहुत से लफ्ज़ जो हैं, जितने भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब के सब मुज़क्कर हैं। मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ और इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मकतबुन, मेज़, यहाँ पर लिखा हुआ है मेज़ तपाई, मतलब ये कि मेज़ या तपाई ये पूरा एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि ये 2 लफ्ज़ हैं, जिसको आप टेबल कहते हैं। बाबुन, जिदारुन, फ़रसुन, कासुन। अब इन सब नामों के आखिर में देखिए कि गोलता का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये तमाम अल्फाज जो हैं वो क्या हैं, मुज़क्कर होंगे। रजुलुन, मर्द, वलदुन, लड़का। मन हाजा, ये कौन है। अमूदुन, सतून, जिसको आप पिलर कहते हैं। सक़्फ़ुन, छत। हजरुन, पत्थर। माउन, पानी। क़लमुर रसास, पेंसिल। अबुन, वालिद, बाप। इब्नुन, वलदुन, बेटा, यानी इब्नुन का मतलब भी बेटा है और वलदुन का मतलब भी बेटा है। शुब्बाकुन, खिड़की। हारिसुन, चौकीदार। अब हम अपने सबक की तरफ आ जाते हैं और पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। अदरसुल अव्वल सबक नंबर 1। हाजा, ये, हाजा किताब, ये किताब है, और इसका जो तर्जुमा है वो आप ये भी कर सकते हैं, ये एक किताब है। हाजा कलम, ये कलम है। हाजा वर्क, ये वर्क है या ये कागज़ है। मा हाजा, ये क्या है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा किताब, ये किताब है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा कलम, ये कलम है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि अरबी में जब आप किसी भी लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो उन अल्फाज को अमूमन आखिरी हरफ को साकिन कर दिया जाता है। जैसे अभी मैंने इन अल्फाज को पढ़ा, लिखने में इनके आखिरी हरफ के ऊपर तनवीन आएगी, यानी 2 पेश आएंगे। जैसे लिखने में किताब बुन लिखा जाएगा, बा के ऊपर 2 पेश आएंगे, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो बा को साकिन कर देंगे। हाजा किताब, ये किताब है। हाजा कलम, ये कलम है। हाजा वर्क, ये वर्क है या ये एक कागज़ है। मा हाजा, ये क्या है। अब इन कॉलम्स में इन सवालों और इनके जवाब में आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये तमाम जो हैं वो चीज़ों के नाम हैं, और चीज़ों के नाम के लिए या चीज़ों के बारे में जब सवाल किया जाता है तो वो मा के लफ्ज़ के साथ किया जाता है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा मकतबुन, ये मेज़ है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा शुब्बाकुन, ये खिड़की है। मा हाजा, ये क्या है। हाजा जिदारुन, ये दीवार है। हाजा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। हाजा उस्ताज़ुन, ये उस्ताद है। हाजा खादिमुन, ये खादिम है। खिदमतगार को खादिम ही कहा जाता है।
मन हाज़ा ये कौन है। अब जैसे पहले हिस्से में हमने ये देखा था कि चीज़ों के बारे में सवाल किया जाए तो वो माँ के लफ्ज़ के साथ किया जाता है। अब इस सबक के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि इंसानों के बारे में सवाल किया जा रहा है, तालिब इल्म के बारे में, उस्ताद के बारे में, किसी मर्द के बारे में, खिदमतगार के बारे में। ये तमाम के तमाम जो हैं वो इंसान हैं और इनके बारे में जब हम पूछेंगे कि ये कौन है तो इसका सवाल हम मन के साथ करेंगे। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा तालिब ये तालिब इल्म है। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा उस्ताद ये उस्ताद है। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा खादिम ये खादिम है। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा रजुलुन ये मर्द है। मन हाज़ा ये कौन है, हाज़ा वलदुन ये लड़का है। हाज़ा सईदुन ये सईद है। हाज़ा महमूदुन ये महमूद है। हाज़ा हामिद ये हामिद है। अब जो नाम होते हैं वो अरबिक में जाके भी नाम वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस लिखते हुए आप थोड़ी सी एहतियात ये करें कि इनके ऊपर आराब लगा लें ताकि इनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। अब हम इसकी तमरीन यानी कि मश्क कर लेते हैं इस सबक को पढ़ते हुए। जब आपने सबक को पढ़ लिया है, इसके अल्फाज मानी को याद कर लिया है, इसके कवायद को देख लिया है तो इंशाल्लाह इसकी मश्क करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहला जो जुमला है वो हम देख लेते हैं। आपका जो सवाल है वो पहला तो सवाल ये है कि इन अल्फाज को हाज़ा के साथ मिलाकर पढ़ें। ये सिर्फ पढ़ने वाला सवाल है जो कि आपने पढ़ना है। मैं आपको बता देती हूँ आप इसको कैसे पढ़ेंगे। ये कुर्सी लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसके साथ आप हाज़ा का लफ्ज़ लगाएंगे। हाज़ा कुर्सी, हाज़ा अमूद, हाज़ा सक़, हाज़ा कासुन, हाज़ा वर्क़, हाज़ा तिलमीज़, हाज़ा ख़ादिम, हाज़ा मुअल्लिम, हाज़ा यूसुफ़, हाज़ा हारिस। अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। अरबी में तर्जुमा करें। ये आपके पास जुमले कुछ उर्दू में दिए गए हैं, इनको आपने अरबी में तब्दील करना है या इनकी अरबी जो है वो लिखनी है। पहला जुमला हमारे पास जो है वो है ये पेंसिल है, हाज़ा कलम और रसास। ये खिड़की है, हाज़ा शुब्बाक। ये दीवार है, हाज़ा जिदार। ये सुतून है, हाज़ा अमूद। ये लड़का है, हाज़ा वलद। लड़का जो है इसके लिए आप इब्न का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वलद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्द है, हाज़ा रजुल। ये बाप है, हाज़ा वालिद। ये सईद है, हाज़ा सईद। ये मुदर्रिस है, हाज़ा मुदर्रिस। मुदर्रिस कहते हैं दर्स देने वाले को, पढ़ाने वाले को, इसलिए मुदर्रिस का तर्जुमा जो है अरबी में हम मुदर्रिस ही करेंगे। ये मुदर्रिस लफ्ज़ हमारी उर्दू में अरबी से ही आया है, तो मुदर्रिस का जो अरबी है वो मुदर्रिस ही होगी। इसी तरह ये जो आपका आखिरी जुमला है ये है आलिम। ये आलिम है, हाज़ा आलिम। यानी उल्मा जिनको हम कहा जाते हैं जो बहुत इल्म वाले होते हैं और उन्होंने पूरी तहकीक के साथ इल्म को हासिल किया होता है और आगे लोगों को फैला रहे होते हैं, हम उनको आलिम कहते हैं। तो आलिम का तर्जुमा अरबी में आलिम ही होगा। इसमें लिखते हुए आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चे जो दाल के साथ अल्फाज बनाते हैं उनको ठीक से नहीं बना पाते, उनको रॉ की तरह लिख देते हैं। उसको आपने ऐसे नहीं देखना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये लफ्ज़ है जिदार। जिदार में आपने जीम को लाम के लाइन के ऊपर से शुरू करना है इस तरीके से और इसको आहिस्ता आहिस्ता लाइन से टच करते हुए फिर आप ऊपर जाएंगे और इस दाल को रॉ की शक्ल का बनाएंगे, लेकिन नीचे से ये दोनों हुरूफ जो हैं वो बराबर होंगे। जीम और दाल नीचे से बराबर होंगे। अगर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे तो वो रॉ बन जाएगा। दाल के ऊपर की तरफ हुरूफ को नहीं जोड़ा करते, दाल के साथ जो भी हुरूफ जुड़ते हैं वो नीचे की तरफ आकर जुड़ते हैं। शुरू वो लाइन के ऊपर से होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइन से टच हो जाते हैं और उसके बाद उनके साथ दाल को जोड़ा जाता है। नीचे से वो बिल्कुल बराबर होते हैं। इसी तरीके से आपने हाज़ा का भी ध्यान रखना है कि हे को आप लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे लेकिन उसको बनाते बनाते नीचे लाइन तक आ जाएंगे। लाइन के ऊपर लिखते हुए फिर ऊपर वापस पेंसिल लेकर जाएंगे और फिर जाल की जो शेप है वो बनाएंगे। इसी तरह लफ्ज़ वलद है, लाम और दाल नीचे से देखिए
बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा ना हो कि आपका लाम जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ हो और दाल जो है वो नीचे की तरफ ऐसे आ रहा हो। ये दाल की शेप नहीं होती, बल्कि ये रॉ जो है वो पढ़ा जाता है। इस बात का खुसूसी ध्यान रखिएगा। अब आपका जो होमवर्क है, जो काम है करने का, वो ये है कि सबसे पहले तो आपने इसके अल्फाज़-मानी और कवायद को अच्छी तरीके से याद करना है। जो बच्चे इनको याद कर चुके हैं वो इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करें, ताकि ये इनको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए और दोबारा ना भूलें। दूसरी बात आपने ये करनी है कि इस चैप्टर की रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है, और उसके बाद यानी ट्रांसलेशन के साथ एक मकसद तो ये है कि आपको ट्रांसलेशन आ जाए, दूसरा मकसद ये है कि आपको अरबी के अल्फाज जो हैं वो बोलने आ जाएं, और तीसरा काम आपका ये होगा कि आपने इस मश्क को अपनी बुक के ऊपर, अपनी वर्क बुक के ऊपर करना है, और अपनी कॉपी पर भी सेम इसी तरीके से करना है। आप ऊपर सवाल लिखेंगे, पहले एक टाइटल पेज बना लीजिए, वहाँ पर अपने सबक का नंबर लिखिए। जैसे अद्दर्सुल अव्वल है आपका, वहाँ पर थोड़ा सा बड़े साइज़ का अद्दर्सुल अव्वल लिख लें किसी भी कलर मार्कर से। उसके बाद आपने अपने जो नेक्स्ट पेज है उसके ऊपर सवाल लिखना है, अरबी में तर्जुमा करें, और पेज के बिल्कुल सफ़े के बिल्कुल दरमियान में आप लाइन लगाएंगे। जितने आपके सेंटेंसेस हैं, जितने आपके जुमले हैं, उतनी लाइनों पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ। मार्जिन लाइन लगाना मत भूलिएगा। बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल दरमियान में सफ़े के आपने लाइन लगानी है, उतनी ही जितने आपके जुमले हैं। और उसके बाद एक साइड पर आप उर्दू लिखेंगे और उसके दूसरी साइड पर, लाइन के दूसरी साइड पर आप इसकी अरबी लिखेंगे। और ये भी कोशिश करें कि जिस भी जुमले की आप उर्दू लिखें, साथ ही उसका अरबी तर्जुमा भी लिख लें। ऐसा ना हो कि पहले सारी आप उर्दू लिखें और उसके बाद सारी अरबी लिखना शुरू कर दें। इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो आपको भूल जाते हैं। अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो वो आपके लिए करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और एक और बात आपको बता दूं कि जो बच्चे ये काम अपनी किताबों पर और कॉपी दोनों चीज़ों पर कर चुके हैं, उन्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। लेकिन जब आप अपना काम सबमिट करवाएं तो अपनी वर्कबुक और अपनी कॉपी साथ भेज दें, क्योंकि इस वीकली काम के हमने हर सब्जेक्ट के 5 नंबर रखे हैं। जब आप इस काम को भेज देंगे तो आपके लिस्ट के अंदर नंबर लगा दिए जाएंगे, और अगर आपने काम ना भेजा तो फिर यही समझा जाएगा कि आपने काम नहीं किया हुआ, और फिर वहाँ पर आपकी कोई भी मार्क नहीं लगेंगे। अगर आप काम कर चुके हैं, दोबारा मैं आपको बता दूं, अगर आप ये काम अपनी वर्कबुक पर और कॉपी पर कर चुके हैं तो वह हलशुदा काम हमें भेज दें, चाहे वो क्लास में चेक हो चुका है तब भी भेज दें, ताकि हम ये यकीनी इस बात को बना लें कि आप ये काम कर चुके हों और आपके लिस्ट में नंबर लगा दिए जाएं। और अगर आपने काम नहीं किया तो काम करके फिर उसको यहाँ पर स्कूल में बाकी कामों के साथ सबमिट करवा दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपके लिए आसानियाँ करें। अस्सलाम वालेकुम।